अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक। परवरदिगार कुरान मजीद में फ़रमाता है कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुमसे पहले ही कौमों पे फ़र्ज़ किए थे। तो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए तो उस पर वाजिब है कि वो रोज़े रखे। और उसी के मफ़हूम में है कि अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो परवरदिगार से ज़्यादा हमारा कोई हमदर्द नहीं है। और कुरान मजीद से आगे कोई बात कोई हिकमत नहीं है। वही हमें हिम्मत देता है, उसकी अता की हुई नेमतें से हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं। अच्छा जी, अपनी रूटीन का आगाज़ सहरी से किया है, क्योंकि आजकल बच्चे भी घर पे ही होते हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो रात में सोने का टाइम कम ही होता है। तो रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे सहरी के लिए सामान बनाना शुरू किया था। आटा गूंदा था, तुख्मलंगा भिगो के रखा था, शक्कर वाले पानी के साथ मिला के रखना था उसको। आटा हमारे घर में जब गूंदता है तो उसमें नमक ज़रूर शामिल किया जाता है। अच्छा, बचपन से जब हमने कभी आटा गूंदना शुरू किया था तो बड़ी ख़ास ताकीद होती थी। एक तो आटे का पानी गंदा ना हो, यानी उसके अंदर पानी आटा ना जाए। दूसरा, आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए ताकि रोटी अच्छी पके। और इन दोनों बातों पे अक्सर डांट भी पड़ती थी कि पानी क्यों गंदा हो गया है आटा गूंदने का। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि भाई आटा ही गूंदना है ना, उसका पानी गंदा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके अंदर भी तो आटा ही जा रहा है। या परात को घुमा घुमा के क्यों आटा गूंदना है। इस बात पे अक्सर बहस सुनी और डांट भी पड़ी। बहरहाल अब एज के इस एज में है कि अब कोई डांटने वाला नहीं है, आटा अपनी मर्ज़ी से ही गूंद लेते हैं। अच्छा, मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है कि आटे को एक दफ़ा जब आपने गूंद लिया है, मिक्स हो गया है आटा पानी के साथ अच्छी तरह, तो उसको फिर छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए, उसको रेस्ट दे दें। उसके बाद फिर उसको दोबारा आप 1.5 से 2 मिनट भी गूंदेंगे तो वो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि आटा विसर जाता है, बहुत अच्छा एक जान हो जाता है। एक तो जितना पानी उसने लेना होता है वो ले लेता है, जितना उसने फूलना होता है वो फूल जाता है, क्योंकि खुश्क जितनी भी चीज़ें होती हैं, सूजी, मैदा, बेसन, आटा, ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो इनको ब्रेक मिल जाती है। मैंने एक दफ़ा आटे को गूंद के इसको ढाँप के रख दिया था और 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा गूंदा था। तुख्मलंगे के साथ शक्कर मिलानी थी, यानी शक्कर वाले पानी में तुख्मलंगा मिलाया था। तो मैंने तकरीबन 6 खाने के चमचे, बल्कि 6 नहीं 4 खाने के चम्मच शक्कर डाली थी और उसको एक मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और तुख्मलंगा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, ठंडा होता है, प्यास नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है और तो काफ़ी देर तक भूख महसूस नहीं होती। और अब देखिए, मैंने दोबारा से इसको जब गूंदा है तो मैंने हार्डली इसको 1.5 से 2 मिनट ही गूंदना है। और बार बार पलट पलट के गूंदने से आटा ऐंठ जाता है। बढ़िया आम सी रूटीन में चीज़ आती है देखने में कि रोटी को बेलो तो रोटी वापस आ जाती है, श्रिंक होती है दोबारा से। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि हम उसको बार बार जब डबल कर कर के गूंदते हैं तो उसके अंदर सख्ती आ जाती है आटे में। अच्छा, रमज़ान के पहले 1-2 दिन में थोड़ी सी फ़ील होता है, रूटीन चेंज होना फ़ील होता है। बाकी छोटे बच्चों के अलावा बड़े लोगों को तो इतना ज़्यादा रोज़ा नहीं लगता। मज़दूर लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो अ, धूप में काम करते हैं, उनको यकीनन मुशक्क़त करनी होती होगी, प्यास और भूख भी फ़ील होती होगी। तो परवरदिगार ने जिस मकसद के लिए रखा है उसी में एक ये भी है कि हम महसूस करें कि जिसके पास वफ़र मिक़दार में खाना पीना नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या एहसासात हैं, क्या क्या मुश्किलें उसको देखने को मिलती हैं। लेकिन रोज़े का एक साइंसी पहलू भी है कि रोज़ा हमारे जिस्म को साफ़ करता है। साइंस ने अब कहना शुरू किया है कुछ अरसे से कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी क्लीन हो जाए तो आप साल में 28 से 30 दिन फास्टिंग करें, भूखे रहें। तो हम हमारे दीन में तो वैसे ही ये चीज़ है कि हमने साल में एक दफ़ा रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखने हैं।
शक्कर का पानी जो मिला के रखा हुआ था वो एक दफ़ा उसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह तो तुखमलंगे में शामिल कर दिया था। ये देखिए तकरीबन ये आधे घंटे में फूल के एक तो ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है, दूसरा ये काफ़ी इसका जेली टाइप शक्ल आ जाती है। इसके अंदर मैंने छान के शक्कर डाल दी थी ताकि उसके अंदर अगर कोई कंकर शंकर है तो वो छाननी में निकल जाए, पानी में ना आए। एक जग शक्कर का पानी बनाना हो तो उसके लिए ये परफेक्ट है कि आप 1 टेबल स्पून तुखमलंगा भिगो लें और 4 से 5 टेबल स्पून शक्कर डाल लें उसमें। चीनी को कोशिश करें कि अवॉइड करें। ये शक्कर और तुखमलंगे का पानी बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है, बड़ा मज़ा देता है पीते हुए और बच्चे भी खुश होकर पी लेते हैं और फ़ायदा भी है ये बॉडी के लिए। वेट लॉस में भी कहते हैं कि तुखमलंगा जो है वो हेल्प करता है। मेरे घर में बहुत बदल बदल के ड्रिंक्स या खाने की चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज शक्कर का पानी बन गया है तो कल नहीं बनेगा, कल या लस्सी बन जाएगी, फिर किसी दिन दूध सोडा बन जाएगा या टैंक बन जाएगा। यकीनन सब घरों में ऐसा ही होता होगा। हम सब के घरों की रूटीन ज़रूर एक दूसरे से अलग होती है। किसी को सालन पसंद है सहरी में, किसी को दही, कोई अंडा पसंद करता है, कोई अचार, कोई पराठा बड़े शौक़ से खाता है, कोई रोटी को प्रेफर करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर पराठे बना रही हूँ तो देसी घी के बनाऊँ। पूरी मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले देसी घी बना के रखूँ। देसी घी या बनस्पति के पराठे खाने चाहिए रमज़ान में, ख़ास तौर पे अगर पराठा खाना है तो, क्योंकि तेल के जो पराठे होते हैं उनसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। चाय बड़ी मस्त होती है एक, क्योंकि हमें नशे की तरह आदत है चाय की, तो कुछ भी पी लें लेकिन चाय के बग़ैर गुजारा नहीं होता, ना सहरी में ना अफ्तारी में। अच्छा, चाय मुझे लगता है कि हर बंदा अच्छी नहीं बना सकता। बहरहाल मैं भी बहुत अच्छी चाय नहीं बना सकती, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि अ, अच्छी चाय बनाई जाए या सीखी जाए जो भी अच्छी चाय बनाता है। तो अभी तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कभी भी ठंडे पानी में या ठंडे दूध में पत्ती ना मिलाएं। जब तक वो गर्म ना हो जाए तब तक चीनी पत्ती ना मिलाएं बीच में। जब मैं तो इस तरह बनाती हूँ कि दूध और पानी इकट्ठा डाल लेती हूँ, फिर जब वो गर्म हो जाता है उसमें बॉयल आ जाता है तो फिर चीनी और पत्ती डाल के फिर मैं उसको दम दे देती हूँ। उससे पत्ती का जायका बहुत अच्छा निकलता है, चाय का रंग बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है चाय। रात को मैंने कीमा भरे समोसे बनाए थे फ्रीज़ करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने एक पराठा कीमे वाला बनाया था और वो बहुत मज़े का बना था। अमूमन जब कभी कीमे के पराठे बनते हैं तो वो सालन होता है तो उसका बनाया जाता है। तो ये मैंने खुश्क कीमा भुना हुआ था, उसके अंदर थोड़ी सी प्याज थी, धनिया था और मसाले थे, कोई ऑयल नहीं था इसके अंदर, और ये बहुत मज़े का पराठा बना था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। अच्छा, जब भी भरा पराठा बनाना होता है तो उसको हाथों से पहले फैला लेते हैं ताकि उसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए, क्योंकि अगर फ़ौरन उस पे बेलना चलाएं तो वो फटने लगता है। अच्छी तरह उसको पहले हाथों से प्रेस करके फैला लें थोड़ा सा, उसके बाद उस पे बेलना चलाएं। मेरे घर में भी यही रूटीन है कि एक बंदे ने सालन खाना है, एक ने दही खाना है, एक ने अंडा खाना है और किसी ने अचार खाना है या किसी ने सिर्फ पराठा ही खाना है। तो माशाल्लाह से अफ्तारी से ज़्यादा सहरी पे मेरे घर में एहतमाम कह लें, एहतमाम होता है, क्योंकि अफ्तारी में इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और उस अफ्तारी और सहरी के दरमियान में टाइम भी इतना कम होता है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा खा लिया जाए तो फिर सहरी नहीं की जाती। इसलिए मेरे घर में रोटी सालन अफ्तारी में बहुत कम बनता है। सहरी के लिए ज़रूर सालन मैं बनाती हूँ। चाय को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट दम पे पकाया था, कलर और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। पराठा जो मैंने कीमे भरा वाला बनाया है इसको मैंने पहले तेज़ आंच पे रखा था, फिर मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाया है ताकि ये क्रिस्पी बने। मैं हैरान होती हूँ कि अब बड़ी आम रिसर्च आने लग गई है कि जी आप कुकिंग ऑयल छोड़ दें, घी खाएं, मक्खन खाएं, घर का देसी घी खाएं, बुलेट प्रूफ चाय पिएं यानी कहवे में मलाई डाल के पिएं या उसमें ज़ैतून का तेल डालें या नारियल का तेल डालें। कुकिंग ऑयल की बजाय आप
देसी घी नहीं अफोर्ड कर पाते तो फिर जैतून के तेल में पकाएं या सरसों के तेल में, हालांकि वो भी काफ़ी महंगे हैं। मुझे हैरत है कि ये जो दरमियान का टाइम पीरियड है जिसमें इंसान को इस तरफ लगा दिया गया था कि आयोडीन नमक खाएं, कुकिंग ऑयल खाएं या रिफ़ाइंड चीज़ें, मैदा, ब्रेड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये खिला खिला के जब एक नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया है, आगे तकरीबन जो दूसरी नस्ल आ रही है उसकी भी हड्डियाँ 20-25 साल की उम्र में दुखने लगती हैं। तो फिर क्यों ये किया गया सारा कुछ? अब कीटो डाइट का बहुत वावेला मचा हुआ है कि आप रेड मीट खाएं, देसी अंडे खाएं, देसी मुर्गी खाएं, खुला दूध पिएं, जैसा भी है खुला पिएं, पैकेट का दूध ना पिएं क्योंकि वो बड़े हाई टेम्परेचर पे उसको उबाला जाता है। मतलब टू द पॉइंट बात यह कि आप अपने दादा नाना की खुराक पे चले जाएं। बीच के टाइम में आपने ये कहा कि ऑयली चीज़ें मत खाएं, अब आप कह रहे हैं कि आप बटर खाएं और मक्खन खाएं। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो प्लान करके पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चलाया जाता है। जैसे मुझे याद है कि आयोडीन मिला नमक आया था तो इश्तिहार में वो कहती थी एक बंदी कि हमने इससे पहले तो कभी नहीं सुना आयोडीन मिला नमक। हमारे अपने मुल्क में नमक के पहाड़ हैं, लेकिन हम वो नमक नहीं खाते, हम वो मिक्स वाला नमक खाते हैं। उसमें क्या है क्या नहीं हमें उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडे के तहत हमें उस तरफ लगाया गया। और अब कहा जा रहा है कि अपना नमक खाएं। वो जो पत्थरों की शक्ल में लाहौरी नमक या ढीले वाला नमक आता था, अब आप उसी तरफ आप लगा दिए कि वो वाला नमक खाएं, उससे ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता। असल में हम लोगों को रिसर्च की आदत नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते। एक भेड़ चाल की तरह एक बंदा दूसरे के पीछे लग जाता है। खैर, सेहरी तकरीबन बन गई थी मेरी। खैर, आप पराठा देखें कितना ज़बरदस्त बना है, भरा हुआ बिल्कुल। और ये जो कि वीडियो कल रात की है तो बहुत मज़े का पराठा था ये। आटे के लिए कोशिश करते हैं हम कि चक्की का आटा ला सकें, ऐसी चक्की जो पत्थर की चक्की हो। अब वो मशीनी चक्की हैं, उस पे जो आटा आता है उसको गूंदो तो वो गूंदते गूंदते ही आटा गर्म हो जाता है। बहरहाल, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि गैर मयारी ख़ुराक ने हमारा बॉडी का जो सिस्टम है बहुत ख़राब कर दिया है। अभी 30-40 साल की जो लोग हैं उनको ऑर्थराइटिस हो रहा है, जोड़ों की तकलीफ़ें हो रही हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर तो इतना आम हो गया है कि जैसे हर घर में नमक मिर्च है। और ये भी हैरत की बात है कि इलाज होने के बावजूद, डॉक्टर्स के बावजूद, रिसर्च के बावजूद, मेडिसिन के बावजूद ये मर्ज़ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी बन गई थी। उसके बाद मैंने शेल्फ़ साफ़ करना था, सारी चीज़ें समेटनी थी, साथ में बच्चों को उठाया था, हस्बैंड को उठाया। जब तक वो हाथ मुंह धो रहे थे तब तक मैंने किचन समेट लिया। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, उस पे लिखा हुआ था कि ख़वातीन जो खातून खाना घर संभाल रही होती हैं वो पहले उठती हैं सेहरी में, खाने की चीज़ें तैयार करती हैं, फिर सबको उठाती हैं, फिर सबको सर्व करने के बाद लास्ट में ख़ुद खाती हैं। इसी तरह अफ्तारी में भी यही रूटीन रहती है। तो जब कोई उसे ये कह देता है कि पानी ठीक से ठंडा नहीं हुआ या सालन में नमक कम है या ज़्यादा है, तो वो शायद सारे दिन की मुशक्क़त के बाद उतना नहीं थकती जितना इस तरह के कोई एक आध जुमला उसको थका देता है। मर्दों की लाइफ भी बहुत टफ़ है। जो किसी घर का सरबराह होता है, किसी घर का हाकिम होता है, हो सकता है उसके घर वाले उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करते हों, वहाँ उसको घर घर से बाहर कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बॉस की डांट खानी पड़ती होगी। तो लाइफ दोनों की टफ़ है, दोनों को दिलजोई की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की दिलजोई करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे दीन में भी इसका हुक्म है। मोहब्बत बढ़ती है, दिलों का सुकून बढ़ता है इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह इन नेमतों को बरकरार रखे, इनका शुक्र कबूल करे और इन नेमतों के तकब्बुर से महफूज रखे, क्योंकि इंसान बड़ी जल्दी तकब्बुर का शिकार हो जाता है। मैं ये और मेरे पास ये और मैं यूँ और मैं वो। तो अल्लाह हमें इन नेमतों की नज़र बद से महफूज रखे कि कहते हैं कि आपके पास नेमतें हैं तो आप उसका इतना ज़्यादा भी ऐलान ना करें कि किसी दूसरे का दिल दुख जाए। जो परवरदिगार ने अता किया है उसमें से दूसरों को भी बांटते रहें। अशफाक अहमद साहब कहा करते थे, अल्लाह के दिए हुए से देते रहा करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है। तो
अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।